एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन किसी काम से बाजार गए थे। तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति उनके सामने आता है और उन्हें थप्पड़ मार देता है। मुल्ला को कुछ समझ नहीं आता कि उन्हें किसने और क्यों थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद वह अनजान व्यक्ति उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। वह कहता है, मुल्ला जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं किसी दूसरे को मारना चाहता था, लेकिन गलती से आपको थप्पड़ मार दिया। मुल्ला को उस अनजान व्यक्ति की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वह इंसाफ के लिए उसी बाजार के एक काजी के पास उस अजनबी को लेकर चले गए। मुल्ला ने काजी को सारी बात विस्तार से बताई। उसी दौरान काजी और उस अनजान व्यक्ति के बीच में कुछ बातें हुईं। उन बातों को सुनकर नसरुद्दीन को लगा कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। फिर भी मुल्ला ने काजी से इंसाफ करने के लिए कहा। तभी काजी ने उस अजनबी व्यक्ति से पूछा, क्या मुल्ला जो कह रहा है वो सब सच है? उस अनजान व्यक्ति ने काजी को बताया कि उसने बाजार में मुल्ला को कोई अन्य व्यक्ति समझकर गलती से थप्पड़ मार दिया था। यह सुनते ही काजी ने तुरंत फैसला सुनाते हुए कहा कि तुम्हें मुल्ला को थप्पड़ मारने का जुर्माना भरना होगा। काजी ने जुर्माने की रकम 1 रुपये तय की। मुल्ला इस फैसले से खुश नहीं थे। तभी काजी ने थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति से कहा कि अगर तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो तुम बाहर जाकर पैसे कमा सकते हो। जब पैसे इकट्ठे हो जाएं, तब दे देना। यह सुनकर मुल्ला को यकीन हो गया कि ये दोनों मिले हुए हैं, लेकिन मुल्ला कुछ नहीं कर सकते थे। वो यह फैसला सुनकर चुपचाप वहां से चले गए। काफी समय बीतने के बाद भी वह थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति वापस नहीं आया। अब मुल्ला के मन में हुआ कि वह वापस आने वाला नहीं है। यह सब काजी और उस आदमी की चाल थी। तभी मुल्ला ने काजी को सबक सिखाने का फैसला ले लिया। मुल्ला तुरंत काजी के पास पहुंच गए। वहां काजी को देखते ही नसरुद्दीन पूछते हैं, काजी साहब, क्या अनजान व्यक्ति को थप्पड़ मारने का जुर्माना सिर्फ 1 रुपये होना सही है? काजी झट से जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, थप्पड़ के बदले 1 रुपये का जुर्माना काफी है। काजी का जवाब सुनते ही मुल्ला उसे जोर से एक थप्पड़ मार देते हैं। अचानक थप्पड़ पड़ने की वजह से काजी हैरान हो जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं, काजी साहब, जब भी वह थप्पड़ मारने वाला अनजान व्यक्ति लौटेगा, उस पर लगाया गया 1 रुपये का जुर्माना आप ले लीजिएगा। इतना कहकर मुल्ला वहां से चले गए। कहानी से सीख, किसी के भी साथ छल करना व धोखा देना गलत है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही अंजाम भुगतना पड़ता है। करीम सेठ बुखारा का मशहूर साहूकार था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। अपना कामकाज संभालने के लिए उसने तरह तरह के विशेषज्ञों को अपने यहाँ नौकरी दे रखी थी। खुद उसके जीने का तरीका किसी बादशाह से कम नहीं था। होता भी क्यों नहीं। आखिर सेठ करीम के पास बेशुमार दौलत जो थी। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन जब बुखारा आया हुआ था, तब सेठ करीम ने अपने घर पर एक शानदार दावत दी थी। उसने एक तरह से बुखारा के तमाम नामी लोगों को न्योता भेजा था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेमिसाल दाढ़ी और नोकदार टोपी के साथ ही हर फनमौला व्यक्तित्व के कारण बुखारा में अपनी अलग पहचान रखता था। सेठ करीम का आमंत्रण उसे भी मिला। दावत से ठीक एक दिन पहले सेठ करीम ने उसकी तैयारियों के लिए विचार विमर्श की जरूरत महसूस की और कुछ चुनिंदा लोगों को इस विचार विमर्श के लिए बुलाया। इन चुनिंदा लोगों में मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम भी शामिल था। मुल्ला को जब सेठ करीम का यह बुलावा मिला तो वह चकरा सा गया। आखिर सेठ करीम ने उसे विचार विमर्श के लिए क्यों बुलाया है? यह तो उसका बिल्कुल निजी मामला है। जिसे चाहे बुलाएं और जो चाहे खिलाएं। आखिर दावत वह दे रहा है। उसमें भला मेरी सलाह की जरूरत कहाँ से आन पड़ी?
मुल्ला ने मन ही मन फैसला किया, मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगा। ऐसा विचार कर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपना चोगा पहना, घेरेदार सलवार पहनी और नोकदार टोपी पहनकर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बाजार की तरफ निकल गया। बाजार पहुंचकर मुल्ला को वहां कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि बाजार में छोटी दुकानें तो खुली हुई हैं, मगर बड़ी दुकानें बंद हैं। बाजार में चहल पहल की कमी थी। दाएं बाएं देखता हुआ मुल्ला अपनी आदत के अनुसार दाढ़ी सहलाता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में उसने दो दोस्तों को बातें करते जाते देखा। दोनों मुल्ला नसीरुद्दीन से महज 2 कदमों की दूरी पर चल रहे थे। उनमें से एक कह रहा था, मेरी मान, जब तुझे सेठ करीम ने विचार के लिए बुलाया है तो चला ही जा। कमबख्त बहुत संगदिल है, सनकी भी है। यदि तुम उसके यहाँ नहीं गए तब हो सकता है कि वह इस बात का बुरा मान जाए। और यह तो तुम जानते ही हो कि आधा बुखारा उसकी जागीर है। जिसे वह पसंद नहीं करता, उसका तो बुखारा में रहना ही मुश्किल है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब सेठ करीम के बारे में उस व्यक्ति की ये बातें में सुनी तो वह अचरज में पड़ गया और अपनी चाल तेज करते हुए उन दोनों के करीब पहुंच गया और उनके साथ चलते हुए पूछा, एक बात बताइए भाईजान, यह सेठ करीम क्या बहुत खतरनाक आदमी है? दोनों ने बैंकते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा और उनमें से एक ने मुल्ला नसीरुद्दीन से मुखातिब होते हुए कहा, लगता है आपको बुखारा के बारे में कम जानकारी है। सच कहें तो बुखारा की चांदनी का बादशाह है सेठ करीम। बुखारा के बाजार में जितने भी व्यापार चल रहे हैं, उनमें आधे से भी अधिक में सेठ करीम का पैसा लगा हुआ है। पैसे की सनक सेठ करीम पर ऐसे सवार है कि किसी भी आदमी के पास वह अपना एक पैसा नहीं छोड़ता। हिसाब किताब में वह इतना खरा है कि छोटी सी चूक के लिए वह अपने कारिंदों को बड़ी से बड़ी सजा देने से भी नहीं हिचकता। इन दिनों उसे मशहूर होने की सनक लग गई है, इसीलिए वह समय समय पर दावत देता रहता है। इन दावतों से वह बस इतना चाहता है कि लोग उसे शाखर्च मान लें और उस पर जो कंजूस होने का ठप्पा लगा हुआ है वह हट जाए। सेठ करीम के बारे में मिली इन जानकारियों से मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसके पास नहीं जाने का विचार त्याग दिया और तय कर लिया कि वह सेठ करीम के बुलावे पर अवश्य जाएगा और देखेगा कि इस शख्स में ऐसी क्या खास बात है कि लोग उससे इतना खौफ खाते हैं। तभी दूसरे दोस्त ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, देखते नहीं हैं जनाब, बाजार की सारी बड़ी दुकानें इस वक्त बंद हैं। सभी दुकानदार इस समय सेठ करीम के पास दरबार लगा रहे होंगे। इतना सुनने के तत्काल बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी अपना रुख सेठ करीम के महल की ओर कर लिया और तेज कदमों से चलता हुआ सेठ करीम के पास पहुंच गया। जिस वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन सेठ करीम के घर पहुंचा उस समय सचमुच वहां दरबार जैसा माहौल था। सेठ करीम का रुतबा ऐसा था कि बिना उसकी इजाजत के कोई बोल नहीं रहा था। बुखारा के लगभग सभी बड़े लोग वहां बैठे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन को भी एक आसन पर बैठा दिया गया। खवास उसके लिए शरबत ले आया। पहले ही घूंट में शरबत से जो तरावट और स्वाद मुल्ला नसीरुद्दीन को मिला, उससे वह समझ गया कि यह शरबत कुछ खास है। मुल्ला नसीरुद्दीन धीरे धीरे शरबत के घूंट भरने लगा और वहां जो कुछ भी हो रहा था उसे संजीदगी से देखने लगा। मुल्ला जब बाजार से सेठ करीम के घर की ओर चला था तब उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह सेठ करीम को उसके दोहरे चरित्रा से निजात दिलाकर रहेगा। इसलिए वह वहां अपने लिए उचित अवसर की तलाश में था। सेठ करीम उस समय दावत की तैयारियों में होने वाले खर्चों का हिसाब करने में लगा था। उसका लेखाकार उसे हिसाब दिखा रहा था। कागज के एक लंबे टुकड़े पर फहरिस्त बनी थी जिस पर व्यय का ब्यौरा लिखा था। सेठ करीम को उस ब्यौरे में कोई त्रुटि दिखी और वह बिगड़कर लेखाकार को फजीहत करने लगा।
अरे तुम पर इतने बड़े कारोबार का दारोमदार है और तुम ऐसी गलतियां करते हो। दावत पर तो कुछ लाख का खर्च है और तुम्हारी इस चूक से कुछ हजार का ही नुकसान हो सकता है, मगर तुमने ऐसी गलती कारोबारी खाते में कर डाली तो नुकसान करोड़ों का भी हो सकता है। लेखाकार थरथर कांप रहा था। उसके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। सेठ करीम का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह चीखा, तुम जैसे कामचोरों को सजा मिलनी ही चाहिए। इसके बाद उसने उपस्थित लोगों से कहा, भाइयों, आप लोग भी आकर इस लेखाकार की करतूत इस फहरिस्त में देख लें। मेरे बारे में सभी जानते हैं कि मैं शाहखर्च आदमी हूं, मगर हिसाब किताब में बहुत पक्का हूं। थोड़ी भी गफलत मुझे बर्दाश्त नहीं है। उसकी यह बात सुनकर भी सभी अतिथि अपनी जगह पर बैठे रहे। कोई अपनी जगह से हिला नहीं, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन के मुंह से अनायास ही निकला, देखना क्या है, 3 का 5 हो गया होगा। नसीरुद्दीन की यह बात सेठ करीम ने सुन ली। संयोग था कि उसके पास लेखाकार ने जो फहरिस्त प्रस्तुत की थी उसमें एक स्थान पर 3 के स्थान पर 5 लिखा गया था और इसके कारण एक बड़ी रकम गफलत में पड़ गई थी। सेठ करीम ने आवाज की दिशा में अपना सिर घुमाया और पूछा, यह किसकी आवाज थी? मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मेरी। सेठ करीम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, आपने तो चकित कर दिया जनाब। आपने बजा फरमाया। इस नामुराद ने 3 की जगह 5 लिखकर घपला किया है और खुदा का शुक्र है कि यह पकड़ा गया। आप उतनी दूर क्यों हैं जनाब, आइए मेरे पास बैठिए। मुल्ला नसीरुद्दीन दूर से ही उस दरबार का जायजा लेना चाहता था, इसलिए उसने अपनी जगह पर बैठे बैठे ही कहा, चकित होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो एक मुहावरा कहा था। नहीं जनाब, हम भी पारखी हैं। आप आकर हमारे करीब बैठिए। आपकी जगह तो यहाँ है मेरे पास, सेठ करीम ने अनुनय करते हुए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास अब कोई चारा नहीं रह गया, इसलिए वह अपने स्थान से उठा और सेठ करीम के पास जाकर बैठ गया। सेठ करीम ने मुस्कुराते हुए पूछा, जनाब का नाम जान सकता हूँ? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। नसीरुद्दीन। सेठ ने नाम दोहराया, नसीरुद्दीन, फिर कहा, कहीं मुल्ला नसीरुद्दीन तो नहीं? हाँ वही, संक्षिप्त सा उत्तर दिया मुल्ला नसीरुद्दीन ने। वाह जनाब, खूब मिले। आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया, सेठ करीम ने खुश होते हुए कहा। अभी तो पास बुलाया है। पाया कहाँ? मुल्ला नसीरुद्दीन ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा। पाया नहीं तो पा भी लेंगे, सेठ करीम ने हंसते हुए कहा, मैंने जो चाहा है उसे पाया भी है। खुशी हुई जानकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, मगर मैं अभी किसी की चाहत के रूप में शुमार नहीं किया गया। इतना कहने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन हंसने लगा। सेठ करीम भी मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ हंसने लगा था। उसकी हंसी रहस्यमय थी, जिससे यह जाहिर नहीं हो रहा था कि यह हंसी प्रसन्नता की हंसी है या कटाक्ष की। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने पास बैठाकर फिर से लेखाकार की तरफ मुखातिब हुआ। हाँ तो तुम क्या समझ रहे थे कि तुम्हारी यह जालसाजी पकड़ी नहीं जाएगी? मूर्ख, इस तरह की गड़बड़ी में सबसे पहले पकड़ता हूँ। अब तुम सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ, सेठ करीम ने बेहद ठंडे स्वर में लेखाकार से कहा। सजा का नाम सुनते ही लेखाकार की पेशानी पर पसीने की बूंदें छलक पड़ी। वह थरथर कांपते हुए घुटनों के बल खड़ा हो गया और सेठ करीम के सामने गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, लेखा में कलम की चूक के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मगर सरकार, यह गलती किसी गोलमाल के इरादे से नहीं की गई है। मुझे माफ कर दें। गिड़गिड़ाते लेखाकार को देखकर सेठ के चेहरे पर क्रूरता का एक अजीब सा भाव उभर आया और उसने सांप की तरह फुफकारते हुए कहा, सेठ करीम ऐसी गलतियों के लिए माफी नहीं दिया करता। सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। यह लो अपनी फहरिस्त। सेठ करीम ने कागज का वह लंबा टुकड़ा
जिस पर हिसाब लिखा हुआ था, लेखाकार की तरफ बढ़ाया। लेखाकार ने कागज का वह टुकड़ा सेठ से ले लिया। सेठ करीम ने कागज लेखाकार को थमा देने के बाद अपनी सुरक्षा के लिए तैनात लठैत को इशारा करके बुला लिया और लेखाकार को देखकर मुस्कुराया। बड़ी जहरीली थी उसकी मुस्कान। मुस्कुराते हुए सेठ करीम की तरफ वहां बैठे तमाम लोग देख रहे थे। सबको सांप सूंघ गया था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा। सेठ करीम की धनलोलुपता और क्रूरता के तरह तरह के किस्से उन लोगों ने सुन रखे थे। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद सेठ करीम ने गूंजती आवाज में कहा, लेखाकार, तुमने अक्षम्य भूल की है। तुम्हारी आसान सजा यह है कि तुम अपने हाथ के कागज को इन तमाम लोगों के सामने चबाकर खा जाओ, और कठिन सजा यह है कि इस लठैत से 50 लाठियों की बख्शीश अपने बदन पर लो। दोनों सजा में से एक सजा तुम्हें चुननी है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने लिए कौन सी सजा चुनते हैं। सेठ करीम इतना रहमदिल है कि किसी से अपनी बात जबरन नहीं मनवाता, यहाँ तक कि सजा भी मुंहमांगी देता है। लेखाकार के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने लिए कागज खाने की सजा चुन ली। सबके सामने वह कागज के टुकड़े मुंह में रखता और उन्हें धीरे धीरे चबाकर निगल जाता। यह एक श्रमसाध्य और कष्टप्रद प्रक्रिया थी जिससे लेखाकार गुजर रहा था। अंततः सारा कागज निगलकर लेखाकार ने सेठ करीम की तरफ देखा, मानो पूछ रहा हो, अब क्या आज्ञा है हुजूर। सेठ करीम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम दफा हो जाओ। यहाँ कभी नजर आए तो लठैतों के हवाले कर दिए जाओगे। लेखाकार बहुत गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, मगर सेठ करीम ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वह मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ मुखातिब हो गया। मुल्ला साहब, हमारा कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सुई से लेकर जहाज तक हम खरीदते और बेचते हैं। बुखारा में जितने भी कारोबारी हैं, उनका कारोबार हमारे ही बूते चलता है। आज से आप हमारे लेखा विभाग का जिम्मा संभाले। मुझे आप जैसे तेज दिमाग इंसान की शिद्दत से तलाश थी। खुदा का शुक्र है कि आप मुझे मिले हैं, मगर सेठ साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं हिसाबी नहीं हूं। मैंने तो मुहावरा कहा था, आपने उसे हिसाब समझ लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सेठ करीम से अपना पिंड छुड़ाते हुए कहा। नहीं मुल्ला नसीरुद्दीन, हम भी आंख वाले हैं। ऐसे ही हम इतने बड़े कारोबारी नहीं हो गए हैं। इंसान को पहचानने की कृवत तो मुझ में है ही। नानुकुर से काम नहीं चलेगा। अभी से आप लेखा विभाग का काम संभाल लें। अब सारे खर्चों का ब्यौरा आपके पास पहुंचा करेगा और सारी लेनदारियों व देनदारियों आपको बता दी जाएंगी। आपके जैसे व्यक्ति को यह हिसाब किताब समझने में देर नहीं लगेगी। मुहमांगा वेतन आपको दिया जाएगा। यदि आप चाहें तो वेतन की रकम पेशगी ले सकते हैं। बेचारा मुल्ला नसीरुद्दीन पड़ गया सेठ करीम के चक्कर में। उसकी हालत यह थी कि न तो हाँ कहते बन रहा था और न ही ना कहते। अंततः 100 अशर्फिया प्रतिमाह रहने खाने की सुविधा और तीमारदारी के लिए 2 आदमियों की देनदारी पर मुल्ला नसीरुद्दीन को सेठ करीम ने लेखा विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी। मुल्ला नसीरुद्दीन उसी दिन से सेठ करीम के कारोबार का नया लेखाकार मुकर्रर हो गया। संयोग की बात थी कि मुल्ला के काम संभालते ही 10 लाख अशर्फियों की एक लेनदारी का पता चला। उसके कनिष्ठ कर्मचारी मुल्ला से पूछने आ गए कि यह डूबी रकम अब कैसे निकलेगी। 10 साल पहले पानी के एक जहाज की बिक्री में यह रकम लटक गई थी। मुल्ला ने कहा, सूद समेत इस रकम की वसूली की जाएगी। मुल्ला का यह आदेश कर्मचारियों पर भारी पड़ा। वे आपस में विचार करने लगे कि एक तो डूबी रकम का पता चला
ऊपर से खुश होने की जगह यह मुल्ला दाहरी सहलाते हुए बोल रहा है कि सूद समेत बकाये की वापसी होनी चाहिए। प्यादे दौड़ाए गए मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जहाज का मालिक बुखारा में ही रहता था मगर 10 महीनों से जहाज के साथ निकला हुआ था। कब लौटेगा किसी को पता नहीं। यही सूचना ला सके प्यादे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अनुमान लगाया, पानी के जहाज से कहीं भी जाने में 5-6 महीने लगते हैं और आने में भी 5-6 महीने। तो यह कारोबारी जो 10 महीने से बाहर है अब लौटने वाला है। एक दिन सेठ करीम के सामने मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस डूबी रकम की चर्चा छेड़ दी। सेठ करीम ने समझा कि मुल्ला नसीरुद्दीन के कमाल से ही इस डूबी रकम का पता चल पाया है। इसलिए उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला साहब, यह रकम भी आप ही वसूलें। किसी और के बूते की बात नहीं कि डूबा पैसा निकाल लाए। सबके सब काहिल हैं, इन्हें बस पगार समय पर चाहिए। सेठ करीम के पास बैठा मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी दाहरी सहलाता रहा। सेठ करीम वहां से उठकर चला गया। तब भी मुल्ला नसीरुद्दीन वहीं बैठा अपनी दाढ़ी सहलाता रहा। दरअसल उस वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन यह सोच रहा था कि जहाजी लोग बहुत दिलदार होते हैं। राजा महाराजाओं के साथ व्यापार करने के कारण उनमें राजा महाराजाओं वाले गुण भी आ जाते हैं। जहाजी जब घर लौटता है तब इफरात पैसा कमा चुका होता है। यदि समय पर उससे मिल लिया जाए तो सेठ करीम के पैसे भी वापस आ जाएंगे और ब्याज के रूप में कुछ रकम और मिल जाएगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दूसरे दिन ही अपने सभी सहयोगियों को बुलाकर कहा, जहाज वाले से पैसे वसूलने मैं जाऊंगा। ब्याज भी वसूलना मेरा काम होगा। तुम लोग सिर्फ इतना करो कि जहाजी के लौटने की खबर मुझको मिल जाए, इसकी व्यवस्था करो। अभी 10-12 दिन ही बीते थे कि एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को उस जहाजी के आने की सूचना मिल गई और मुल्ला नसीरुद्दीन दाढ़ी सहलाते हुए बिना वक्त गवाए जहाजी के मकान की तरफ पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में उसने एक गधा किराए पर लिया और 2 खाली बोरियों भी खरीद ली। जब मुल्ला नसीरुद्दीन जहाजी के मकान पर पहुंचा तब वहां बेशकीमती सामानों की बोरियों करीने से सजाई जा रही थीं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जहाजी को अपना परिचय सेठ करीम के खजांची के रूप में दिया और कहा, हमारी 10 लाख अशर्फियों से 1 करोड़ अशर्फिया बनाई हैं आपने, और फिर 1 करोड़ से 3 करोड़ और 3 करोड़ से 9 करोड़ बनाकर 9 महीने में चले 10 महीने 12 दिन में पहुंचे हो। अब कर दो हमारा हिसाब, नहीं तो बादशाह जान जाएगा तुम्हारा हिसाब। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर जहाजी चकरा गया। यह सच था कि जब वह यहाँ से चला था तो जहाज पर 10 लाख अशर्फियों का माल ही लादा गया था और 1 करोड़ में उसकी बिक्री हुई थी। फिर उसने 1 करोड़ का माल जहाज पर लादा जिसकी बिक्री 9 करोड़ में हुई। यदि बादशाह को उसकी कमाई का पता चल जाए तो आधी कमाई नजराने में चली जाएगी। ऐसा सोचकर जहाजी ने मुल्ला नसीरुद्दीन को आदर से बिठाया और उसने 10 लाख अशर्फिया दी और सूद मांगने पर 3000 अशर्फियों और दी। इसके बाद मुल्ला के आगे हाथ जोड़ लिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अशर्फियों को बोरों में बंद किया और गधे पर बोरों को लादकर सीधे सेठ करीम के पास पहुंचा। सेठ करीम उस समय अपनी बेगम के साथ था। किसी को उसके कमरे की ओर जाने की इजाजत नहीं थी। कमरे के बाहर जनखों का पहरा था। जब मुल्ला के बार बार कहने पर भी कोई सेठ करीम को खबर करने के लिए तैयार नहीं हुआ तब मुल्ला करीम ने चीख कर कहना शुरू किया, सेठ करीम सुनो, एक गधा अशर्फियों के साथ खड़ा तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सेठ करीम के कानों तक मुल्ला नसीरुद्दीन की आवाज पहुंची। वह अपने कमरे से यह सोचकर बाहर आया कि मुल्ला नसीरुद्दीन बिना कारण तो आया नहीं होगा, जरूर कोई बहुत जरूरी बात होगी। सेठ करीम ने अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर कहा, आओ मुल्ला नसीरुद्दीन। नहीं सेठ करीम, आज मुझे नहीं,
इस गधे को बोरे सहित कमरे में बुलाओ। 10,03,000 अशरफिया यह गधा जहाजी के घर से ले आया है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। सेठ करीम को समझ में आ गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन जहाजी के पास से उसकी डूबी रकम सूद समेत निकाल लाया है। नसीरुद्दीन के इशारे पर वह गधे को कमरे में ले गया और अशरफियों से भरी बोरियों उतारकर गधे को वापस लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गधे की लगाम थामते हुए सेठ करीम से कहा, सेठ, मुझे अभी 2 अशरफिया दे दो, 1 अशरफी गधे का किराया और 1 अशरफी की दोनों बोरियां। अरे, गधे का भाड़ा अशरफियों में? 1 अशरफी में 2 बोरियों तो महंगी हैं, सेठ करीम ने चौंक कर पूछा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, भाड़ा गधे का नहीं सोचता मैं तो देखता हूं कि गधे को भाड़े पर किसने लिया है। मुल्ला नसीरुद्दीन नाम है मेरा, हर काम का मेरा अपना तरीका है। सेठ करीम ने विनम्रतापूर्वक कहना शुरू किया, अरे मुल्ला साहब, आप तो नाराज हो गए। ये लीजिए 2 अशरफिया। मैं भला आपको नाराज कर सकता हूं? यह डूबी रकम निकाल लाने और 3,000 अशरफियों अधिक लाने का इनाम भी तो आपको मिलना ही चाहिए। कल आप अपना हिसाब किताब देख लें। आपकी जो लेनदारी होगी वह और अपनी तरफ से जो देना होगा वह भी मैं कल दे दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन 2 अशरफिया लेकर वहां से चल दिया। गधे वाले को उसने 1 अशरफी दी तथा 1 अशरफी अपनी जेब के हवाले कर गधे वाले की दुआएं लेता हुआ अपने घर लौट गया। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन एक बड़ी सी रोटी लपेटकर कांख में दबाए सेठ करीम के पास पहुंचा। सेठ करीम ने मुल्ला नसीरुद्दीन का यह अंदाज देखा तो उससे पूछा, क्या बात है मुल्ला साहब, आपने कांख में क्या दबा रखा है? सेठ साहब, यह है मेरा हिसाब लेनदारियों का। आप हिसाब किताब में कोई गलती बर्दाश्त नहीं करते और आदमी है गलतियों का मजमुआ। आखिर मैं भी आदमी ही हूँ। मैंने सोचा कि गलती मुझसे भी हो सकती है, इसलिए अपना हिसाब मैंने रोटी पर तैयार किया है। क्या पता कि गलती निकल ही आए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। क्या मतलब? सेठ करीम ने पूछा। मतलब यह कि लेखाकार को आपने एक गलती पर कागज का पुलिंदा निगलने की सजा सुनाई थी। मैं कागज नहीं खा सकता, इसलिए मैं रोटी पर हिसाब लिख लाया हूँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। सेठ करीम को मुल्ला के इस कथन से बड़ी ग्लानि हुई। उसने उस दिन ही लेखाकार को नौकरी पर बुला लिया और मुल्ला नसीरुद्दीन को 3,000 अशरफिया देकर विदा किया। जब मुल्ला नसीरुद्दीन वहां से जाने लगा तब अचानक सेठ करीम को एक झटका सा लगा कि तेज दिमाग नसीरुद्दीन अब उसका मुलाजिम नहीं है, तो उसके मुंह से निकला, अब क्या होगा?